अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आज अभिमन्यु मूवीज पे जो मेहमान है युवा साथी है और काफ़ी समझ रखता है पॉलिटिकल। आज खास विषय चल रहा है, लेटेस्ट और ताज़ा मुद्दा है राज्यसभा। तो सबसे पहले तो राहुल भाई राम राम। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। जी सिमार साहब, भाई साहब नाम के पीछे सिमार लगाते हैं। तो राहुल भाई मैं सीधे तौर पर आपसे एक बात करना चाहूँगा, आपके भी संज्ञान में, मेरे भी संज्ञान में और पूरे देश के संज्ञान में है, ये एक त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है चुनाव। और ये चुनाव जो अभी आया है ये अलग तरह का चुनाव होता है जी। राज्यसभा चुनाव पे आपने नज़र मारी, आपके विचार क्या है इस पे, पहले तो ये बताइए। पवन भाई, चुनाव तो भारत का वो है कि जैसे भारत में छोटी छोटी हम पारिवारिक तौर पे थोड़े त्योहार आते रहते हैं हर दूसरे तीसरे महीने। तो भारत में हर दूसरे तीसरे महीने किसी न किसी राज्य में किसी न किसी लोकल बॉडीज के कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं जी। तो ये लगातार चर्चा का विषय है जी। और जो अभी हरियाणा में जो चुनाव आया है वो राज्यसभा का जो है वो चुनाव है और 2 सीट हैं, 2 सीटों पे राज्यसभा के मेंबर वो होने हैं। अब इसमें क्या है, इसमें यूजुअली पब्लिक जो है वो थोड़ा कम इंटरेस्ट लेती है क्योंकि इसमें आम जो जनता है वो वोट नहीं डालती, वोटिंग नहीं कर सकती क्योंकि इसमें फिक्स लोग वोटिंग कर सके हैं। हाँ, इसमें वोटिंग होती है एमएलए की, एमएलए ही वोट करते हैं। विधानसभा का जो है वो 90 लोगों के बीच की ये बात है। जी 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 जी। लेकिन जो आम लोगों के जो बाहर की बात है उनको जो समझ नहीं आती वो ये नहीं आती कि इसमें वोटिंग उस आधार पे नहीं होती जैसे आम लोग समझते हैं कि भाई हमने एक कैंडिडेट अपना सेलेक्ट किया और उस हिसाब से। यहाँ वोटिंग से ज्यादा खरीद फरोख्त हम इसे अगर कहें तो वो एक इसके लिए सटीक शब्द होगा। मतलब एमएलए खरीदे जाते हैं, अपने पक्ष में किए जाते हैं और बेचे जाते हैं। पार्टी मायने नहीं रखती। मतलब मैं आपको अगर खुले तौर पे बताऊं तो ऐसा इसमें कोई सिस्टम है नहीं कि पार्टी वाला कोई बहुत मान लीजिए आपने और मैंने दोनों ने, हम दोनों कैंडिडेट हैं जी। आप अलग पार्टी से हो, मैं अलग पार्टी से हूँ जी। आप भी बहुमत में हो जी। मैं भी बहुमत वाली पार्टी में हूँ। तो हम, मेरी जो पार्टी है जी। तो मेरी जो टीम के एमएलए हैं वो मुझे वोट्स करेंगे, आपकी टीम के जो एमएलए हैं वो आपकी टीम को वोट करेंगे। आम जो जनता है ना, हमारे जो भाई हैं जो मतलब पॉलिटिकल समझना चाहते हैं राज्यसभा असल में होता क्या है, उनके लिए ये सवाल है। आमतौर पर जैसे आपने बताया सबको इसी तौर पे समझ में आता है कि जो जिस पार्टी में है वो उस पार्टी के कैंडिडेट को वोट करेगा। लेकिन यहाँ सिर्फ यहाँ तक बात सीमित नहीं होती। राज्यसभा के चुनाव में पैसा मायने रखता है। राज्यसभा के चुनाव में जो हमारे हरियाणा में हम कहते हैं ना कि मरोड़ निकालनी है, उस प्रकार की चीजें मायने रखती है। राज्यसभा के चुनाव में क्षेत्र से कौन खड़ा हो रहा है, किसके पाले का कौन नेता है, वो मायने रखता है। तो जैसे अब बीजेपी को ले लो चाहे कांग्रेस को ले लो, हरियाणा में जो 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके अपने अपने धड़े बने हुए हैं, अपने अपने गुट बने हुए हैं। अब उन गुटबाजियों के चलते आम जनता को समझ में नहीं आएगा कि बैक डोर पे प्लानिंग क्या होगी। उतनी जबरदस्त प्लानिंग होती है और कई पार्टियां तो मुख्य रूप पे हरियाणा में ऐसे जैसे आप और मैं बैठे हैं तो कई लोग तो ऐसे सामने सामने बैठेंगे और ये सिर्फ सिंपल बातचीत करेंगे इतनी प्यार तरीके से कि भाई साहब आपके पास 2 एमएलए हैं, कीमत बताओ। इस प्रकार की बातचीत जो है वो चलती है। लेकिन आम जनता इस बातों को इसलिए नहीं समझ पाती भाई साहब क्योंकि ये 90 लोगों के बीच की बात है। जैसे अब हम किसी सिंपल चुनाव में जी, मान ली हमने एक सरपंच का चुनाव है जी। और मैं वोट करने गया तो मेरी जो वोट है वो शो नहीं होती सबके सामने जी। मैं अपना इंडिविजुअल जाकर अपनी वोट डाल आया जी, मेरी मर्जी। यहाँ क्या तरीका होता है कि भाई मान लीजिए अभी बलराज कुंडू जी ने वोट डाली थी जब वो विधायक थे तो वो शो हो गई थी, मैंने फलाने की वोट डाल दी। बाकी जो एमएलए जो वोट करेंगे क्या उनकी वोट भी सार्वजनिक तौर पर शो हो जाएगी, लोग देखेंगे फलाने ने दकड़े की उसकी दे दी। यूजुअली ऐसा नहीं होता लेकिन सटीक अंदाजे लगा लिए जाते हैं। सबको ये समझ में आ जाता है कि किस विधायक ने कहाँ वोट डाली। जैसे एक पिछला जो राज्यसभा का चुनाव है वो चर्चित चुनाव रहा है हरियाणा में, उसमें खुले तौर पर कार्तिकेय शर्मा को कुलदीप बिश्नोई ने और किरण चौधरी ने वोट डाली थी और ये तो ऑन कैमरा कार्तिकेय शर्मा भी जो है वो एक्सेप्ट कर चुके हैं इस बात को। बाद में की वो एक अलग बात है, लेकिन नॉर्मली जो है वो पत्रकारों ने या बुद्धिजीवी लोगों ने अंदाजे लगा लिए थे कि वोटिंग का पैटर्न क्या रहा है और किसने जो है पार्टी के अंदर से ही धोखा दिया है।
अब उसके 2-3 अलग अलग प्रारूप थे, जैसे किरण चौधरी बाद में बीजेपी में शामिल हुई तो वो उनको बनाया गया, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया तो ये गया। पहले से तैयारी थी? इस प्रकार की जो वो है साठ गांठ जो है वो चलती रहती है, जो शायद आम पब्लिक को समझ नहीं आती कि बैकग्राउंड में चल क्या रहा है। लीग से हटके बातें होती हैं जी जी। जो हमें दिख रहा है वो असल में होता नहीं जी। यहाँ चुनाव का खेल अलग तरीके से खेला जाता है जी। तो जैसे हर एक चीज चलती है, शाम दाम दंड भेद, पैसा की जहाँ जरूरत है, जहाँ पैसे की नीड है वहाँ पैसे दे दिए जाते हैं, मतलब डील डील हो जाती है। जहां मरोड़ काटने की बात होगा, अच्छा युद्ध निषेध देगा या फ्यूचर भी देखा जाता है कि ये राज्यसभा सांसद बन गया तो भाई एक बड़ी पावर इसके हाथ में आओगी, इतने विधायक चुन के उसको एक सीट पे बिठाने वाले हैं तो वो अपने एरिया में काम करेगा, तो उसी दल के दूसरे नेता को ये लगता होगा कि शायद ये तो चौधरी हो जाएगा यार, कल नहीं ये सिद्ध देगा। ये चीजें मायने रखती हैं, बिल्कुल मायने रखती हैं। जैसे अभी जो चुनाव है उसका अगर हम गणित समझे तो 3 कैंडिडेट हैं, एक बीजेपी का कैंडिडेट है, एक कांग्रेस का कैंडिडेट है और एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। लेकिन वो जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है वो बीजेपी के वाइस प्रेसिडेंट हैं हाल में, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे पर्चा भर दिया और जब उन्होंने पर्चा भरा तो उनके साथ इंडिपेंडेंट विधायक मौजूद थे 3। मैं यहाँ ना एक बार नाम शो करना चाहूंगा जी। जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है संजय भाटिया जी जी, जो कांग्रेस का कैंडिडेट है करमवीर बोध जी, और जो आपने बताया आजाद उम्मीदवार जी वो सतीश नांदड़ जी जो हमारे रोहतक से ही हैं जी। 3 लोगों ने 2 सीटों के लिए नॉमिनेशन फाइल किए हैं राज्यसभा सीट के लिए जी। अब यहाँ आपका जो गणित है वो काम करना स्टार्ट करा जी कि एक तो सीधा संजय भाटिया बीजेपी का कन्फर्म है जी, एक सीधा कन्फर्म है कांग्रेस का है जी। ये सतीश नांदड़ जो आए हैं बीच में जी, ये किसका समीकरण बनाने और किसका समीकरण बिगाड़ने या इनका रोल क्या रहेगा? अब ये शुरुआत असल में थोड़ी और पीछे हम जाए ना तो वहां से होती है। जो करमवीर बोध कैंडिडेट हैं वो असल में हरियाणा में जो जितने गुट है कांग्रेस के उनमें से किसी भी गुट से नहीं है, वो है राहुल गांधी की टीम से, मतलब हाईकमान से आते हैं। हाँ जी, वो राहुल गांधी की टीम से है। और मैम उनका जो पैतृक गांव है वो बैनी महाराजपुर जो मैम में आता है वहाँ है, वो उनकी रिहाई संबाड़ा में है। बहुत लंबे अरसे में उन्होंने जो है वो गवर्नमेंट जॉब की है, पक्के एम्बेडकराइट हैं। और राहुल गांधी जो है वो इसी प्रकार के लोगों को जो एससी समाज से आते हैं इस प्रकार के लोगों को आजकल तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उन्हें नजर आ रहा है कि मायावती का जो वोटर बैंक है वो शिफ्ट हो रहा है इधर उधर, तो कोशिश की जाए कि उसको कांग्रेस में क्यों नहीं कैच कर लिया जाए जी। तो इस प्रकार की राजनीति देखने को मिलती है। अब जो कांग्रेस में जो धड़े हैं अब हरियाणा के अंदर है वो सब नाराज हैं इस चीज को लेके। शैलजा जी शायद यूं नाराज होंगी कि उनके बराबर में एक और ऐसा कैंडिडेट खड़ा हो जाएगा जो दलित समाज से आता है, तवज्जो कम हो जाएगी। हाँ, उनको ऐसा लग रहा है अगर वो जीत जाएं तो। लेकिन शैलजा जी के पास भी ऐसे 5 विधायक हैं जो उनके कहने से वोट करते हैं। रणदीप सुरजेवाला शायद इसलिए कई फोटोज में तो खुश भी नजर आते हैं। हाँ, ये फोटो में दिखा भी दूंगा आपने। हाँ, तो यहाँ पे खुश नजर आते हैं, वो इसलिए नजर आते हैं क्योंकि उनका गुट इतना स्ट्रॉन्ग गुट नहीं है, वो भी किसी गुट में शामिल है। तो उनके लिए तो कोई भी कैंडिडेट आए, अगर हाईकमान ने कोई कैंडिडेट दे दिया है तो और बेटर है। हुड्डा जी थोड़े से नाराज नजर आते हैं। ये फोटो आप एक बार देखो। हाँ, इस फोटो में जो आप दिखा रहे हैं इस फोटो में भी हुड्डा जी आप देख सकते हो। ये फेस देखो आप कई सारे जी जी। जैसे सबसे पहला फेस आप कैंडिडेट का देखो जी, जो नॉमिनेशन फॉर्म के लिए आया है खुश है जी। दूसरा बिल्कुल उनके साथ में जो फोटो है जी वो रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का है जी, जो खुश नजर आ रहे हैं जी। इनके बिल्कुल बैक साइड में जो अपने इंदुराज भालू जी हैं जो बड़ौदा से विधायक हैं, आपने दिख रहे होंगे जी, चेहरा शायद थोड़ा उतरा हुआ है जी। बिल्कुल साथ में हमारे विधायक दल के नेता जी और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अब चेहरा देखो। हाँ, वो थोड़े मायूस नजर आ रहे हैं। और अन्य ये साथी हैं जी जो और सारे कांग्रेस के बड़े चेहरे हैं जी, इन सब के चेहरे देखो आप जी। मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि ये खुश हैं, मैं अपनी फील बता रहा हूँ, ये नहीं है यही ओके है ना, मैं इसको मतलब कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा कि वैसा है, लेकिन आपके सामने भी तो है फोटो। लगभग आपकी जो फीलिंग है वो ठीक है ऑलमोस्ट ठीक है, क्योंकि वो जैसा हुड्डा साहब चाहते थे उस हिसाब से कैंडिडेट सेलेक्ट नहीं किया गया। वैसे आपकी नजर में हुड्डा साहब किसको चाहते थे? ऐसे बहुत सारे नाम तैरते हैं, लेकिन राव नरेंद्र का भी नाम इस बारे में जो है तैरता है, राव दान सिंह का भी नाम इस बारे में तैरता है। उनके फेवरेट जो कैंडिडेट थे वो लगभग शायद राव दान सिंह ही थे, जो
जिनको वो चाहते थे कि इनको भेजा जाए। शायद वो बात नहीं बन पाई और करमवीर बोध जो है हाईकमान ने फैसला ले दिया। तो ये इसमें क्या लग रहा है कि अगर ये जीत गए जी, या तो कुछ भी हो सकता है, 3 कैंडिडेट में तो 2 तो जीतेंगे, नेचुरल बात है जी, और करमवीर बोध अगर राज्यसभा जाते हैं जी, तो किसकी पावर में, मतलब कौन यहाँ ताकतवर बन जाएगा? अब इस बात को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा पवन भाई, जिसमें क्या है कि कांग्रेस में एक समय ऐसा था जब अजय माकन की कांग्रेस और आनंद सिंह की कांग्रेस एक अलग अलग धड़े बन चुके थे कांग्रेस के अंदर। राहुल गांधी ने उसका निपटारा किया। हरियाणा में भी ऐसा है कि धड़े बन चुके हैं। अब कोशिश राहुल गांधी की यही है कि उसका भी निपटारा किया जाए और जो कांग्रेस हो ना वो सिर्फ राहुल गांधी की कांग्रेस हो और किसी नेता की कांग्रेस ना हो। जैसे इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी तो इंदिरा गांधी की ही कांग्रेस थी। अब वही कोशिश राहुल गांधी जो है वो कर रहे हैं और धीरे धीरे वो सफल भी हो रहे हैं अपने लोगों को आगे सेट करके। वही कोशिश यहाँ पर है। अब लेकिन यहाँ पे पेच है, यहाँ पेच ये है कि जो तीसरे कैंडिडेट आए हैं सतीश नांदल, अब अगर आप गिनती देखो 31 भाजपा के जो एमएलए हैं वो संजय भाटिया को वोट करेंगे। संजय भाटिया तो राज्यसभा उनका जाना तय है, वो तो तय उसमें तो कोई दो राय नो डाउट। उसके बाद जो बचते हैं वो 17 विधायक बचते हैं जी, जो भारतीय जनता पार्टी के। 3 निर्दलीय और मिला लो तो हो गए 20, 2 आईएलडी के मिला लो तो हो गए 22 विधायक ऐसे हैं जो आज के दिन लगभग तय है कि सतीश नांदल जी के पक्ष में खड़े हैं, वोट करेंगे। अब इनको 9 विधायक की साठगांठ और करनी है। अगर 9 विधायकों की, वो तो कांग्रेस में तो लेने पड़ेंगे। हाँ, वो लेने पड़ेंगे कांग्रेस से। और कांग्रेस का चाहते हुए या ना चाहते हुए ऐसा इतिहास भी रहा है। जैसे अजय माकन जी के साथ जो कांग्रेस में हुआ हरियाणा में राज्यसभा चुनाव, मुझे लग रहा है सेम सिचुएशन सी चल रही है। लगभग ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है वो चीज वापस दोहराई भी जा सकती है हरियाणा में। और ये काम हिमाचल में भी हो चुका है। अभिषेक मनु सिंह भी जो है उनके साथ भी हिमाचल में भी हो चुका है। जी, जी। तो इंटर पार्टी जो वोटिंग है ना कि कांग्रेस के विधायक दूसरी पार्टी में वोट करते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसा पॉसिबल है कि संभावना लगती है कि ऐसा हो जाएगा। और ये संभावना इसलिए और लगती है क्योंकि सतीश नांदल जो उम्मीदवार है ना वो धनाढ़ व्यक्ति हैं, काफी स्ट्रांग उनका होल्ड है चीजों पर। और अगर जहां खरीद फरोख्त की या इस टाइप की कोई चीजों की अगर बातचीत होती है तो शायद वो पीछे नहीं हटने वाले इन चीजों से। अब यहाँ एक और बात है जी, मैं आपकी बात बड़ी करता हूँ जी, मान लीजिए संजय भाटिया के साथ में दूसरा कैंडिडेट जीत के राज्यसभा जाता है सतीश नांदल, तो रोहतक में एक और बड़ा चेहरा बन के सामने आएगा सतीश नांदल जी, उसके हाथ में पावर होगी जी, एक मोटा बजट होगा जी, जो अपने क्षेत्र में विकास कार्यों में लगा सके हैं। जी, सर सही बात है? बिल्कुल। इससे किसको फायदा होगा? भारतीय जनता पार्टी के किस एंगल से इसमें फायदा और नुकसान आप देखोगे? कांग्रेस के किस एंगल से इसमें आप फायदा और नुकसान देखोगे? आप कुल मिला के अगर सारा गणित देखो ना तो भारतीय जनता पार्टी के तो दोनों हाथों में घी है, दोनों हाथों में लड्डू है। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं, यहाँ जो प्रॉब्लम है ना, मोटी प्रॉब्लम है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए है। अगर सतीश नांदल चुनाव जीतते हैं तो एक रोहतक में नया चेहरा और स्थापित हो जाएगा जो उनके बराबर के कद का लीडर बन जाएगा धीरे धीरे उस बात को लेकर, क्योंकि 6 साल उनके राज्यसभा में वो रहेंगे तो लगातार वो काम करते रहेंगे। एमपी लेड का भी फंड मिलता है तो ये सारी चीजें होते हुए काम भी करवाएंगे। और ऐसा बयान वो बहुत बार पहले भी दे चुके हैं इन चीजों में। जैसे उन्होंने एक बार कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के गाँव सांगी में मैंने रोड बनवाई, तो इस प्रकार की चर्चा वो पहले भी कर चुके हैं कि उनके गांव में मैं विकास करवा रहा हूं आज के दिन। तो ये जो चर्चा है ये कहने का मतलब ये नहीं है, वो अपने आप को बराबर में स्थापित करना चाहते हैं और अगर वो जीत गए तो ये पॉसिबल हो जाएगा। अब हुड्डा साहब के लिए तो ये प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि करमवीर बोध अगर चुनाव जीतते हैं तो हुड्डा साहब के खेमे के नहीं है, वो सीधा राहुल गांधी से संपर्क करेंगे। वहां हुड्डा साहब की कमान वहां भी कमजोर हो रही है हरियाणा में, तो अब उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। खैर इंदुराज नरवाल जो बालू भाई हैं उन्होंने एक बयान भी अभी रिसेंटली दिया था कि 39 लोग जो हैं, 39 विधायक जो हैं वो वोट करेंगे करमवीर बोध जी को। अब वो गणित मेरे को भी समझ नहीं आ रहा कि 39 कैसे ले, 37 तो कांग्रेस के विधायक हैं। अगर वो 37 कहते तो समझ में आता कि भाई 37 कर देंगे, वो 2 और कौन है? कर देंगे। वो 2 और किसको गिन लिया? आईएलडी के विधायक को गिन लिया, निर्दलीयों को गिन लिया, क्योंकि निर्दलीय तो सतीश नांदल जी के साथ खड़े थे खुले तौर पे। तो कैसे उन्होंने काउंटिंग की है वो तो खैर वही इस बात को जानते हैं। लेकिन ये मुश्किलें बड़ी हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए हरियाणा में और राज्यसभा भी। एक राज्यसभा सीट को जीतने के लिए जी एक कैंडिडेट को कितनी वोट चाहिए?
अभी जो हरियाणा का जो गणित बन रहा है उसके हिसाब से एक कैंडिडेट को 31 वोट चाहिए। 31 वोट जो कैंडिडेट ले लेगा, 31 एमएलए को वोट कर देंगे, वो राज्यसभा पहुंच जाएगा। अगर भालू के बयान को तवज्जो दी जावे तो करमवीर बोध जी भी राज्यसभा जान लाग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, अगर नॉर्मल तरीके से देखा जाए, जैसे हमने बातचीत की शुरुआत की थी, जिसकी जो टीम है वो अपने अपने टीम के सदस्यों को वोट करे, कांग्रेस अपने सदस्यों को वोट करे, बीजेपी अपने सदस्यों को वोट करे, तो ये नजर आता है कि एक एक कैंडिडेट दोनों के राज्यसभा पहुंचेंगे। संजय भाटिया पहुंचेंगे और यहाँ से करमवीर बोध पहुंचेंगे, तो दोनों के पहुंचने चाहिए कैंडिडेट। लेकिन ये तीसरे कैंडिडेट ने जो आग लगाई है ना, वो एंट्री मारी है, तो ये ऐसी आग लग चुकी है, क्योंकि उनके अगर पक्ष में भी देखो ना अब, तो उनको सिर्फ 9 विधायक चाहिए। बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है, 31 में से वो उनके पास ऑलरेडी 22 तो हैं। 22 का समर्थन, तो आप आज वो गुठा लगवाने वाली बात हो अगर कि वो समर्थन है उनके पास, 9 और चाहिए। अब ये इलेक्शन ऐसा है कि कौन विधायक पीछे से किसकी वोट डाल दे, किसकी वोट ना डाले, अब उसका कुछ नहीं कह सकते कि कैसे होगा वो। आप से अगर मैं डायरेक्ट पूछूं जी कि आपका गणित, मतलब मैं आपका गणित पूछूं, ये जो हमारे जो मायने थे ना, भाई नू हो गया तो नू हो जाएगा, नू उससे हटके, लीग से हटके अगर मैं आपको बताऊं भाई, आपने क्या लगा है कौन जाने वाले हैं 2 लोग? मैं मुख्य तौर पे तो ये बात नहीं कह सकता कि कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बात को कहना एक सरासर बेवकूफी ही होगी, कि आकलन लगाना कि ये जाएंगे। लेकिन मुझे ये जरूर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की अभी सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी ने जैसे सतीश नांदल को इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर पेश किया है, तो भारतीय जनता पार्टी का काम ही जो कोशिश कर रही है वो ये है कि कांग्रेस के विधायकों में सेंध लगाई जाए, 9 विधायकों को वहां से खिसकाया जाए और यहाँ वोटिंग करवाई जाए। और कहीं ना कहीं अगर पहले से ही ऐसी मतलब उनकी कोशिश कामयाबी हो रही होंगी, तभी तो सतीश नांदल की एंट्री मरवाई है। उनको लग रहा होगा ना कि कुछ विधायक हमारे ऑलरेडी संपर्क में है, मतलब जो 9 का आंकड़ा और उनको टच करना है, तो हो सकता है उनको लग रहा होगा इनमें से 5 ऑलरेडी हमारे संपर्क में है, वोट कर देंगे, 4 और बाकी हैं। ऐसा कुछ गणित जो है वो लगातार कांग्रेस से ही, कांग्रेस तो नहीं हार रही है, आप कह सकते हो इस बात को भी, क्योंकि ये तो ऐतिहासिक रूप पे मैंने जैसे हमने जिक्र किया कि पिछले राज्यसभा के चुनाव में भी ये सेम चीज हुई, हिमाचल में भी ये सेम चीज हुई, तो ऐसा पहले भी हुआ है। कांग्रेस के अंदर जो है ना, वो आप इसको खास बात कह लो या आप कमी कह लो, कांग्रेस हाईली डेमोक्रेटिक पार्टी है। कांग्रेस के अंदर गुटबाजी जो चलती रहती है लगातार, उसको कांग्रेस कभी डिक्टेटरशिप के उस पर समाप्त नहीं करती कि नहीं इसको खत्म करो, एक ही चेहरा है और उसी को करो। कांग्रेस स्पेस देती है लोगों को, इंटर पार्टी के अंदर भी स्पेस देती है फाइट करने का, अपनी जगह तलाशने का, लड़ने का। तो इसलिए कांग्रेस के साथ इस प्रकार की चीजें ज्यादा होती हैं। और जो आपने कहा कि कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, तो ये जो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा नजर आती है जी। अब फाइनली जी, अगर दोनों कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के जीत जाते हैं, क्योंकि अगर आप आजाद उम्मीदवार को देखोगे तो वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी का ही कैंडिडेट है जी। दोनों कैंडिडेट अगर उनके जीत जाते हैं तो कांग्रेस बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी, महसूस करेगी अपने आप को जी, राइट जी। और अगर करमवीर बोध जीत जाता है तो भी भूपेंद्र हुड्डा अपने आप को, मुझे लग रहा है, कमजोर महसूस करेंगे जी। सतीश नांदल जीत जाता है तो आपने बताया कि भाई हुड्डा ऑटोमेटिक कमजोर कहीं ना कहीं हो जाएगा जी। मामला 16 तारीख तक वेटिंग का है जी। 16 तारीख को इसके नतीजे आ जाएंगे। इन नतीजों का इंतजार हमें रहेगा, एक बार फिर हम इसी तरह से बैठेंगे, इसके ऊपर चर्चा करेंगे और कौन जीता कौन आ रहा है उनको बधाई देंगे। करमवीर बोध को अगर आप देखो ना, तो करमवीर बोध बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं अगर इस तौर पे देखा जाए, अगर वो गुटबाजी का शिकार नहीं हुए। जैसे आपने वो फोटो भी दिखाई थी ना, तो फोटो में जो हुड्डा साहब का जो चेहरा नजर आता है, वो देख लो, हाँ, वो आप वापस उसको देख सकते हैं कि चेहरा ही बता रहा है कहीं ना कहीं हुड्डा साहब का कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ ऐसी गड़बड़ है, छोटी गड़बड़ नहीं, बड़ी गड़बड़ है, वो चेहरे से साफ साफ को नजर आता है। और अगर उनको जितवा दिया तो यहाँ से जमीनी तौर पे हुड्डा साहब की जो पकड़ थी ना, वो खिसकनी शुरू हो जाएगी, ये शुरुआत हो जाएगी। तो ऐसा आपको राज्यसभा का चुनाव जो ये अभी नजर आता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव नजर आएगा हरियाणा में। जो पिछला चुनाव था जहां आपको पता था कि 2 विधायक क्रॉस वोट करेंगे, दूसरी पार्टी को वोट डालेंगे, अब तो 2 की बात नहीं, अब तो 9 की बात है जी। अगर ऐसा हो गया, सतीश नांदल जी को 9 वोट मिल गए, तो आप ये भी कह सकते हो कि कांग्रेस वर्सेस, जो आपने कहा ना कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, की कांग्रेस के अंदर ही दीमक लगनी शुरू होगी और 2029 की बड़ी तैयारी यहीं से स्टार्ट हो जाएगी।
ये साफ तौर पर नजर आएगा कि 2029 में जो है हरियाणा का जो समीकरण क्या होगा इस चुनाव पे बहुत ज्यादा जो है वो निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ से नजर आएगा कि कांग्रेस एकजुट है या कांग्रेस कमजोर है। कांग्रेस के अंदर कोई फूट है, उसके अंदर दीमक है, या कांग्रेस जो है वो खुले तौर पर समर्थन करेगी। क्योंकि अभी भी आप कांग्रेस के विधायक देखोगे ना, 37 जो विधायक हैं उसमें आप पूरी लिस्ट को देखकर आप टिक मार्क कर सकते हो कि ये 9 विधायक जा सकते हैं जी, मतलब ऐसे विधायक हैं। और हमारी मजबूरी है कि हम इस तरह का कोई टिक मार्क और नाम यहाँ ले नहीं सकते। जी बिल्कुल जी। और हमारे छोटे भाई राहुल सीमार हमारे साथ जुड़े, अभिमन्यु मूवीज पे अपना वक्तव्य, अपनी बातें रखी, और ये हम आज़ाद हैं और इस तरह की चर्चाएं कर सकते हैं जी। सेम हमने ये चर्चा की। बीच में भी अगर हमारा मूड हुआ, कुछ हमने यहाँ वहाँ बदलता दिखा, तो हम फिर बैठ के इस पर चर्चा कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन 16 तारीख को हम दोबारा आप लोगों से फिर मिलेंगे जी। और वाह बात किसको शुभकामनाएं देंगे और किसको देखेंगे कि भाई आगे बढ़ने की बात। जी जी जी। तो राहुल भाई थैंक यू, और बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप हमारे शो में आए उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया पवन भाई, बातचीत करने के लिए, बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई। जी।